नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर एपिसोड में हम कुछ खास और नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो दुनिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक है। आज हम बात करेंगे IIT जी और साथ में फिजिक्स ओलंपियाड की। और इस विषय के एक्सपर्ट जो फिजिक्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, ही इज ए ग्रेट मेंटर एंड गाइड, उनको वेलकम करते हैं आशीष अरोड़ा। प्रोफेसर अरोड़ा, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आशीष जी ने लगभग 24 साल से ये कमर कस के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और देश विदेश में अनेक लाखों विद्यार्थी इनके द्वारा ट्रेंड किए हुए बच्चे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं, खुद का नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि IIT में जाने की ललक सभी की होती है, इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम और विश्व का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ऐसी क्या खास वजह है जिसकी वजह से लोग बाग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? पुनीत जी, एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी बना हुआ है IIT JEE को लेके। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्शन बना रहता है कि अगर IIT जैसे इंस्टीट्यूट में, जो कि विश्व के नामी और एक बहुत बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाने जाते हैं, अगर वहां सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत हाई सैलरी के हाई पे पैकेजेस डायरेक्टली मिल जाते हैं 4 साल में, और किसी करियर ऑप्शन के अंदर इस तरह का ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। तो ये एक अट्रैक्शन स्टूडेंट्स के लिए होता है IIT की तरफ अट्रैक्ट होने का, बट ये कोरा एक मिसकॉन्सेप्शन ही है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ स्टूडेंट्स थोड़ा इग्नोर करते हैं या देख नहीं पाते, और वो रियलिटी बहुत बड़ी ये है कि हम IITs की बात करें तो ये इंडिया के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर IITs में अवेलेबल है, और वहां पे इंडिया के सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि IIT ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट अपीयर होके विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा एग्जाम है कि एक साथ अपीयर होते हैं एग्जाम में और वहां पे पहुंचते हैं। तो ये जो टेक्निकल हाई IQ के स्टूडेंट्स कलेक्ट होते हैं और उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहां पे ऑटोमेटिकली उन स्टूडेंट्स का ब्रेन, IQ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी मेंबर की सिनर्जाइज एक्टिविटीज की वजह से स्टूडेंट्स एक दूसरे को डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स बिल्ड होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स IIT में सिर्फ ये सोच के पहुंच रहे हैं कि एक बार IIT में घुस जाएंगे तो बहुत हाई पे पैकेजेस मिलेगा, सो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आज करोड़ों के पैकेजेस भी मिलते हैं, बट बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलते हैं। एवरेज पैकेजेस की बात करें तो वो नॉर्मल रेंज में ही रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत 4 साल करते हैं अपने सारे टैलेंटेड फ्रेंड्स के साथ, उस ग्रुप के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी के साथ, और स्किल डेवलपमेंट पहला फोकस रहता है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और वो स्टूडेंट्स फिर उन पैकेजेस को भी हासिल करते हैं। तो नो डाउट एक वो चाम तो है उस लेवल तक जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT में घुस जाने से वो लेवल अचीव हो जाता है। ये सारी चीजें मिलकर वो IIT का अट्रैक्शन बिल्ड करती हैं। तो वो रियलिटी बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं IIT की प्रिपरेशन से ही वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। किस तरह के कोर्सेज IITs में अवेलेबल होते हैं? IITs में 2 तरह के कोर्सेज हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स अवेलेबल हैं। 4 ईयर कोर्स में BTech कोर्सेज हैं, BS कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज। BTech कोर्सेज टेक्निकल इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्सेज हैं। BS कोर्सेज जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए हैं। पैरेलल अब B फार्मा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 4 ईयर कोर्सेज, और 5 ईयर कोर्सेज भी काफी अवेलेबल हैं जिनमें स्टूडेंट्स डायरेक्टली BTech के साथ MTech डुअल डिग्री कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड MSc, MTech या M फार्मा कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। जी, इसकी एंट्रेंस की क्या प्रोसेस रहती है, इसके बारे में बताएं। स्पेसिफिकली हम IIT के बारे में बात करें तो जो सिलेक्शन है इट इज थ्रू JEE एडवांस एग्जामिनेशन, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन JEE की वेबसाइट पे अवेलेबल है, jeeadvance.ac.in के ऊपर।
और हर साल किसी एक आईआईटी को डेजिग्नेट किया जाता है जेई एडवांस के कंप्लीट कंडक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। और इसकी जो प्रोसेस शुरू होती है वो जेई मेन एग्जाम, जिसको हम स्टेज 1 भी कह सकते हैं या प्री एग्जाम कह सकते हैं, उसके थ्रू शुरुआत होती है और इसकी प्रोसेस दिसंबर से शुरू हो जाती है। इस साल हम बात करें तो दिसंबर 2016 से इसका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली एग्जाम जेई मेन का होता है अप्रैल फर्स्ट वीक में। इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो 2 अप्रैल 2017 को है और इस जेई मेन एग्जाम के थ्रू एनआईटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन की प्रोसेस रहती है और लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता था। इस साल एक चेंज आया है, 10% इंक्रीज किया गया। इस बार 2,20,000 स्टूडेंट जेई मेन में क्वालिफाई किए जाएंगे। दोज विल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन जेई एडवांस एग्जामिनेशन। और इसके रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को जेई एडवांस के लिए जो 2,20,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको जेई एडवांस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा, जिनका 21 मई को जेई एडवांस एग्जामिनेशन होगा और उस एग्जामिनेशन के बेस पे और उसके जून में रिजल्ट आएगा और फिर काउंसलिंग और सीट अलोकेशन प्रोसेसेस स्टार्ट होंगी। जी दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं कि ये महाकुंभ है जो हर साल लगता है, 10 लाख से ज्यादा लोग इस कुंभ में शिरकत करते हैं। तो जाहिर सी बात है जिनके हौसले बुलंद होंगे वो ही इस कुंभ में प्रवेश लेने की बात सोचेंगे। हम अब स्वागत करेंगे ऐसे होनहार जुझारू लोगों का जो इसकी तैयारी से जुड़े हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में और दिशाएं में। और शुरुआत में ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके जो उन्नत हौसले हैं और जो आपका पेरेंटल सपोर्ट है आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल आप शुरू करें। सबसे पहला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज सौमिल और मेरा ये क्वेश्चन है सर, मैं इस साल आईआईटी जेई सिलेक्टेड हूँ पर ना मुझे अपनी पसंद की ब्रांच मिली ना पसंद का स्टेट मिला सर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मैं फिर से आईआईटी जेई दे सकता हूँ? जी, चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है तो कई बार होता है कि आपको जो मिला उसमें संतोष करना होता है, तो ऐसे में क्या करना उचित होगा? पुनीत जी, जो सोमल ने क्वेश्चन किया एक वो जेन्युइन क्वेश्चन है और हर साल कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं एक ख्वाब को मन में रख के कि मुझे इस जगह पहुंचना है, ये ब्रांच लेनी है और सिलेक्शन होता भी है और फिर वो मन की ब्रांच नहीं मिलती। तो एक जेई एडवांस का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके तहत आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, जिसमें एज फैक्टर भी है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है जो 12th या 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। सारे क्राइटेरियाज हमारे व्यूअर्स भी जेई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार जेई दिया है तो नो डाउट उसके पास एक अटेम्प्ट और रहता है। एलिजिबिलिटी में 2 अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको बहुत केयरफुली अपनी सीट्स के अलोकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग में पार्ट लिया और काउंसलिंग के अंदर कोई सीट अलोकेट करवा ली और जाके आपने फीस जमा करवा दी और उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका सेकंड अटेम्प्ट डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप सेकंड अटेम्प्ट को नहीं ले सकते। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी मन की पसंद की ब्रांच नहीं मिल रही है और आप पिछले सालों के 3 सालों के डेटा को एनालाइज कीजिए, आईआईटी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं कि किस रैंक के ऊपर क्या सीट अलोकेट होती है, बट एक्सपेरिमेंट ना करें। कई स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो काउंसलिंग में पार्ट लेके सीट अलोकेट करवा लेते हैं और स्लाइडिंग में पार्ट लेते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि उनको एक्सपेक्टेशन रहती है हमको आगे सीट मिल जाएगी और एक बार आपने फीस जमा करा दी और सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपका सेकंड अटेम्प्ट डिस्कार्ड हो जाता है। उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। सो आपको ये बहुत केयरफुल रहना है। पिछले सालों के डेटा के आधार पे आप ये चूज करें। अगर आपको नहीं लग रहा मिल पाएगी तो आप काउंसलिंग में सीट को एक्सेप्ट ना करें, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन। जी, तो दोस्तों जैसा आशीष जी ने अभी बताया कि क्लियर और पूरी जानकारी ही इस तरह की सिचुएशन में लैंड अप होने से आपको बचा सकती है। और खास तौर से जब बात आपकी ड्रीम की हो तो आपको बहुत ज्यादा जागृत होना जरूरी है। क्लैरिटी इज द नीड ऑफ द आवर, आई कैन से। फिलहाल बात करते हैं अगले सवाल की। मेरा नाम मृदुल है और मुझे ये पूछना है कि जो ज्यादातर टॉपर्स होते हैं वो
प्रेफर करते हैं कि वो 4 ईयर कोर्स में जाएं बजाय कि वो 5 ईयर कोर्स में जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो सर वो क्या सही है? जी मृदुल, जो क्वेश्चन आपने पूछा वो एक तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स 4 ईयर कोर्स की तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा होते हैं। अगर हम 5 ईयर कोर्स की बात करें, जैसा भी मैंने पुनीत जी के क्वेश्चन पे बताया था कि आईआईटी में 4 ईयर 5 ईयर दोनों कोर्सेज हैं। इसमें 5 ईयर ड्यूल डिग्री कोर्सेज भी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे इंडिया की पब्लिक में रहता है कि बच्चा, अगर पेरेंट्स की तरफ से रहता है कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो वो 4 साल में इंजीनियर बन जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी और वो एक अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली नीड है और डायरेक्टली जॉब की जरूरत है तो 4 ईयर कोर्सेज बेनिफिशियल हैं। बट हम आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो कुछ सालों से वर्ल्ड लेवल के ऊपर ना सिर्फ तैयारी में, इंजीनियर्स में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर हम जॉब्स की बात करें तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप में और निखार लाता है। सो 5 ईयर कोर्सेज, अगर आप पिछले 2 सालों के डेटा देखते हैं तो 5 ईयर कोर्सेज की सीट्स काफी जल्दी फिलअप होना शुरू हो जाती हैं। कई स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट रहता है, इफ दे कैन अफोर्ड, दे कैन मैनेज फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, तो वो 4 ईयर कोर्स आईआईटी में ऑप्ट करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड या वर्ल्ड क्लास किसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आईआईटी में 5 ईयर कोर्सेज लिए जाएं तो कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है जिस वजह से कि कोई नुकसान होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। और पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड काफी बदलना शुरू भी हो गया है कि अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस लेनी है और 4 ईयर कोर्स आपकी रैंक पे नहीं मिल पा रहा तो आपको नो डाउट 5 ईयर पे जाना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्सेज उतने ही इफेक्टिव कोर्सेज हैं। आपको 1 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिफिकेशन को एनहांस कर सकते हैं, साल बचा सकते हैं और उसके बाद हायर स्टडीज के लिए भी आप जाएंगे तो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज की वैल्यू 4 ईयर कोर्सेज से ग्लोबल लेवल पे हमेशा ज्यादा ही मानी जाती है। जी दोस्तों, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो पहल शुरू की है मेक इन इंडिया की, और उसका रास्ता रिसर्च और इनोवेशन के जरिए ही संभव हो पाएगा। रिसर्च और इनोवेशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कर सके, उसके लिए मास्टर्स कोर्सेज की स्टडी जरूरी है। और अगर आपको 12वीं के पश्चात सीधे ही 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज का बेनिफिट मिल रहा है तो उस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। भारत निर्माण में अपना निर्माण तो होगा ही, साथ साथ भारत निर्माण भी होगा। और फिलहाल अगले सवाल की तरफ। सर, माय नेम इज अमन। आई वांट टू आस्क कि क्या हमारी फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन हमारे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को डिस्ट्रैक्ट करती है? अमन, आप जी मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा फिजिक्स ओलंपियाड क्या है उसके बारे में बताएं। पुनीत जी, जैसा हम आईआईटी जेईई के बारे में अभी बात कर रहे हैं, आईआईटी जेईई एक करियर ओरिएंटेड और एक हाई एस्पिरेशन का एग्जाम है जिसके लिए स्टूडेंट्स के लिए आइडियल रहता है कि वो 10th क्लास के बाद प्रिपेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से फिजिक्स ओलंपियाड इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है, बट कहीं ना कहीं मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि जैसे आईआईटी जेईई एग्जाम की बात करते हैं जहां पे 10,000 सीटें हैं, अलग अलग आईआईटीज के अंदर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिक्स ओलंपियाड पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे कुल 4 से 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर हाई इंटरेस्ट को लेके अपनी पढ़ाई को परस्यू करना चाहते हैं, फ्यूचर में रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड के किसी भी स्टेज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फाइनल स्टेज तक के स्कॉलर हैं तो आपको वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में एडिशनल ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं और आपको फिजिक्स रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल स्केल पे, अंतर्राष्ट्रीय जो लेबोरेटरीज हैं वहां पे जाने के कई रास्ते डायरेक्टली खुल जाते हैं। तो फिजिक्स ओलंपियाड की जो आप तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं आईआईटी की प्रिपरेशन, जैसा अमन का क्वेश्चन है मैं उसी के आंसर पे आ रहा हूँ कि फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी आपके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। आप फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी को एप्लीकेशन लेवल पे और एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एनहांस करें तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स सब्जेक्ट एनहांस होता है। और आईआईटी
कि एग्जाम में फिजिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो फिजिक्स की तैयारी ऑटोमेटिकली साथ साथ होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है और स्टूडेंट कई जगह गलती करते हैं कि एग्जामिनेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि फिजिक्स ओलंपियाड एक अलग एग्जाम है, उसकी तैयारी अलग से करनी होगी, केमिस्ट्री ओलंपियाड अलग है, IIT JEE एग्जाम अलग है। सो ये प्रिपरेशन अगर आप स्प्लिट करेंगे अपनी, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम किल होगा और आने वाले टाइम में आप प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करेंगे। सो फिजिक्स ओलंपियाड को आप अपनी नॉर्मल IIT की ही प्रिपरेशन के साथ करें और साथ में सिर्फ फिजिक्स की प्रिपरेशन में हर टॉपिक जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एप्लीकेशंस को एनहांस करें, तो ऑटोमेटिकली वो फंडामेंटली आपकी प्रिपरेशन को बात अब सप्लीमेंट चूंकि करेगा। आपने तैयारी की है, तो सवाल आता है कि तैयारी की कैसे जाए इसकी, IIT की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और फिजिक्स ओलंपियाड दोनों की ही। पुनीत जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। तैयारी करने के लिए जो आजकल सिनारियो है, स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है, पेरेंट्स को भी ये चीज लगती है कि कोचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि गाइडेंस या आइडिया थोड़ा कम रहता है। सो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहता है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल को फॉलो करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ चाइल्डहुड क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, सो अप टू 10th एक रूटीन प्रोसीजर होता है कि बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद घर आके रिवाइज करते हैं और एग्जामिनेशंस में उन क्वेश्चंस के आंसर लिख के आते हैं। लेकिन जब हम कम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं या JEE प्रिपरेशन या और फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है। अगर उस डिफरेंस को समझ लिया जाए तो काफी हद तक हम अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। प्रिपरेशन की कोचिंग की बात करूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को 100 मीटर की रेस में दौड़ना है, कोई एथलीट है, सो वो अगर दौड़ेगा और अपना स्टॉप वॉच में टाइम नोट करेगा और पाएगा कि मुझे 50 सेकंड लगे दौड़ने में, सो वो डेली अपना टाइम नोट करेगा और वो कोशिश करेगा कि मेरा टाइम कम से कम होता चले जाए। लेकिन खुद एफर्ट लगाने के बाद पूरी एनर्जी से दौड़ने के बाद भी वो ये पाएगा कि एक लेवल आ जाएगा 1-2 महीने में जब वो 42-43 सेकंड से कम अपना टाइम नहीं कर पा रहा है। सो अब उसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। सो आप क्या करते हो, उस वक्त आप अपने एथलेटिक कोच की गाइडेंस लेते हो। तो कोच आपको बताएगा कि अगर आपको एथलेटिक्स में दौड़ना है, अगर रेस में दौड़ना है, तो आपको अपने लेग मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। सो वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आपको गाइड करेगा। जिम में ये वाली स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आपकी लेग मसल्स और स्ट्रांग होंगी ताकि आपका टाइम और कम हो पाए। सिमिलरली आपको वो गाइड करेगा कि आपका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें आपकी लेग मसल्स को प्रॉपर प्रोटीन्स प्रोवाइड कर सकती हैं। सो इस तरीके से ओवरऑल क्या होगा कि आपका टाइम फर्दर रिड्यूस होगा, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। उसी तरह मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि IIT JEE या फिजिक्स ओलंपियाड क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप अपनी मेहनत तो सब्जेक्ट को डेवलप करने में करेंगे, दिन रात एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन कोच का या एक कोचिंग का या एक गाइड का रोल वहां शुरू होता है कि आपकी मेहनत के अलावा जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आप केयरफुली समझें, हर जगह उन फैक्टर्स को यूज करें और अपनी प्रिपरेशन में शामिल करें। क्योंकि जहां आप बार बार इस प्रिपरेशन को अपनी सिर्फ मेहनत पे लाने की कोशिश करेंगे कि हम मेहनत से सब कुछ कर लेंगे, तो वो एक लिमिट के आगे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सो प्रिपरेशन में इस जगह कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और हर गाइडेंस को अपनी मेहनत के अंदर शामिल करें, क्योंकि अगर मेहनत सिस्टमेटिक नहीं है तो वो मेहनत आपको प्रॉपर फ्रूट्स नहीं देती। जी, सो दिस इज द बेसिक जनरल आइडिया अबाउट द प्रिपरेशन। हार्ड वर्क और प्लान्ड हार्ड वर्क, बस वही आपको सफलता और विफलता की कैटेगरी में ला सकता है। कोचिंग जरूरी है भी, लेकिन उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब साथ साथ पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे। जैसा अभी हमारी बातचीत में सामने आ रहा है, पेरेंट्स को यहाँ मुझे लगता है कुछ बात कहनी जरूरी है। एकेडमिक एग्जामिनेशन सिस्टम अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम अलग होता है, इसके बारे में आप थोड़ा डिफरेंशिएट करें। जैसा अभी हमने कोचिंग की बात की, तो कोचिंग का रोल हार्डली 25-30% से ज्यादा नहीं होता। बाकी 70-75% रोल स्टूडेंट्स का होता है कि अपनी मेहनत में उन गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करें।
अब पेरेंट्स का एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है और ये आई थिंक ज्यादातर घरों में, परिवारों में ये गलती होती है कि जब 8, 9, 10 बच्चा बहुत हाई परफॉर्म करता हुआ आगे आता है, सो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्लास में पढ़ाते हैं, घर में थोड़ा सा पढ़ता है, बहुत अच्छा कर लेता है और इसको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे सिनारियों में पेरेंट्स में भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और बार बार बोलने से जब पेरेंट्स सोसाइटी में बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे में भी वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। जबकि सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, जिस चीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, कि यहाँ पे पेरेंट्स शुरुआती समय में जब कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन शुरू होती है तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा उसी लेवल पे परफॉर्म करेगा, जबकि वो प्रिपरेशन जहाँ पे कि एक प्रॉपर गाइडेंस को या प्लानिंग और हार्डवर्क को सिस्टमेटिक तरीके से करने की जरूरत है, उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स का प्रेशर बच्चे के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंटल अवेयरनेस, कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि रूटीन स्कूल गाइडेंस जो 9th 10th क्लास तक स्टूडेंट ने फॉलो करी है, बेसिक उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चीज के लिए एक एक्सपर्टीज तरीका है। हम अपने एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट की तरह से ना लें, क्योंकि जो भी चीज आप करेंगे वो पहली बार और आखिरी बार ही करेंगे। हमारी लाइफ लिमिटेड है, कोई भी चीज करने का हमको दोबारा मौका नहीं मिलता। हाउएवर जेईई एक बार और मौका देती है, लेकिन उसके लिए लाइफ का 1 साल सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। सो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी ओलंपियाड प्रिपरेशन, IIT जेईई प्रिपरेशन, करियर ओरिएंटेड ड्रीम्स, उन सारी चीजों को तो दिमाग में रखें, लेकिन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट, आज की डेट में जिस चीज की जरूरत है वो कहीं इग्नोर ना हो जाए एक ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमारा बच्चा सब कर लेगा। तो बच्चे की हर मूवमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर अगर वो ट्रैक रखते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही, कॉन्शियस रहना कभी भी नुकसानदायक नहीं रहता। सो जितना कॉन्शियस रहेंगे हर स्टेज के ऊपर बच्चे भी और पेरेंट्स भी, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ गलतियां करने से बचाएगा और आपको सक्सेस की तरफ अग्रसर करेगा। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, सफलता हैबिट्स से जुड़ी हुई है। आपकी हैबिट्स, डे टू डे आप जो काम करेंगे वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, जो भी ड्रीम आपने चूज किया है उसकी तरफ लेके जाएगी। और साथ साथ प्लानिंग की आवश्यकता तो है ही, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके परिवार का, घर का एनवायरनमेंट क्या रहता है और बच्चे को किस तरह से आप काउंसिल या मोटिवेट करते हैं। जैसा आशीष जी ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की एक सिचुएशन आ जाती है, खासतौर से जब बच्चा इनिशियल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम ये मान लेते हैं कि यही ग्राफ, यही पैटर्न वो आगे भी रिपीट होगा। लेकिन प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज एंटायरली डिफरेंट देन प्रिपेयरिंग फॉर योर एकेडमिक एग्जामिनेशन। यहाँ ये बात खास ध्यान रखने की है। मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि वो जो जरूरी बातें हैं इस प्रोग्राम में जो बताई जा रही हैं उन्हें नोट करके रख लें। और फिलहाल अगला सवाल। सर, माय नेम इज़ अनुभव अग्रवाल और जैसे मुझे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो स्कूल और कोचिंग के टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन सक्सेस। आई थिंक IIT जेईई ओलंपियाड इन एग्जाम्स में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज नॉलेज ग्रास्पिंग, जो आपको क्लासेस से, बुक से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ के मिल जाती है। और नॉलेज के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशंस, कि आपने जो नॉलेज गेन करी है उसको एग्जाम में एक्यूरेटली अप्लाई कर सकें। और उस एक्यूरेसी को बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर रेगुलर प्रैक्टिस और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस अगर नहीं होती क्वेश्चंस की, क्योंकि बेसिक स्कूल लेवल के ऊपर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो क्लास में बताए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, लेकिन IIT जेईई ओलंपियाड के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड बेस्ड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए आपको टाइम चाहिए। जो अनुभव ने क्वेश्चन अभी पूछा कि आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, इवनिंग में अगर कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग जाते हैं, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सो आप बैलेंस कैसे करें? तो टू द पॉइंट इसका आंसर है सबसे पहली चीज कि आप सबसे पहले सारे एग्जामिनेशंस, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हों चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, इन सबको सिनर्जाइज करें, इन सबको इस तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करें कि उन पे अलग अलग टाइम डिवोट ना करना पड़े। जैसे IIT जेईई के सिलेबस की हम बात करते हैं
तो वो सिलेबस इट इज ब्रॉडली इक्वलेंट टू क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है फ्रॉम एचआरडी मिनिस्ट्री सिलेबस में कि बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए। तो 12th क्लास के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस 11th-12th का ही सिलेबस है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जैसे स्कूल में अगर आपको फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है वहां कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन एप्लीकेशन प्रैक्टिस के लिए आपको जो टाइम निकालना है वो अपने इन्हीं 24 घंटों में निकलेगा। उसका तरीका है, सबसे पहला टाइम आप स्कूल के अंदर मैक्सिमम सेव करें। आपके लेबोरेटरी पीरियड स्कूल में 2 घंटे के होते हैं, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो आप बहुत आराम से स्कूल में अपना एक्सपेरिमेंट आधे घंटे से 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कोई भी 11th और 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट 30 से 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स पूरे 2 घंटा आराम से गपशप करते हुए और कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर वो निकालते हैं। सो आप रेगुलर उस लेबोरेटरी पीरियड के 2 घंटे में से 1.5 घंटा लगभग निकाल सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सेम आपको लाइब्रेरी पीरियड मिलते हैं। स्कूल में इस तरह के बहुत टाइम अवेलेबल होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है, लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन है कि स्कूल कंपटीशन की तैयारी करने में डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट अपने फोकस के साथ चल रहा है, अपने एम की तरफ चल रहा है, वो अपना एक एक मिनट सेव कर सकता है। जो हम बात करें रिसर्च का टाइम होता है, आपको आधा घंटा स्कूल में मिल जाता है, लेकिन बच्चे उसको खेलने में, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने में, या स्कूल को इस तरह से लेने में निकाल देते हैं कि स्कूल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरह से माहौल होता है। जबकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या एक ग्रुप भी बना लें, जो स्टूडेंट एक साथ प्रिपेयर करें, तो ग्रुप स्टडी कहीं ना कहीं बेनिफिट देना शुरू कर देती है और स्कूल का वो टाइम भी आपको प्रोडक्टिव आउटपुट देना शुरू कर देता है। और कम्यूटिंग आवर्स को जितना हो सकता है यूटिलाइज करने की कोशिश, रिवीजन किया जा सकता है कम्यूनिकेशन के बिल्कुल, वक्त में। वो रिवीजन हमेशा हेल्प करेगा। तो ये वाला जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है कि जितना हो सकता है आप स्कूल के अंदर ही अपने जो 6 से 7 घंटे देते हैं, आप कोशिश करेंगे तो उसमें डेली 2 से 2.5 घंटे का टाइम स्कूल में ही निकाला जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। जी, सो वो एक बहुत बड़ा आशीष जी, पॉइंट है। जैसा कि देखा जा रहा है कि इसकी तैयारियों में बहुत खर्चा हो जाता है। हर पेरेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उतने पैसे खर्च कर सके। क्या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे कोई तरीके उपलब्ध हैं जिसके सहारे एक विद्यार्थी तैयारी कर सके? आज आपने जो क्वेश्चन किया, आई थिंक एक बहुत बड़े स्टूडेंट सेगमेंट की सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम रहती है कि जो कोचिंग अवेलेबल है जेई की, वो काफी एक्सपेंसिव है और हर फैमिली उतना एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर पाती, या कई रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल ही नहीं है। सो वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से मोदी जी ने नेटवर्क को एक्सपेंड किया है, या जो डिसीजंस लिए गए हैं, इंडिया के हर एरियाज के अंदर इंटरनेट अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो इंटरनेट पे काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिनमें सबसे बड़ा रिसोर्स यूट्यूब अवेलेबल है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज को सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखना कि उन रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए। जैसे यूट्यूब के ऊपर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कई एक्सपर्ट्स के मिलियंस में लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर ऐसे एरिया में जहां गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रिपरेशन एक बून की तरह से साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि हर जगह उनको जहां पे सिस्टमेटिक लेवल पे उन्होंने सिलेबस की प्लानिंग करी है, उसकी गाइडेंस आप यूट्यूब से लेना शुरू करें। बट क्रिटिकल फैक्टर ये है कि आप तैयारी को शुरू करने से पहले उसको मेजर करें। जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन में, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ अगर जाना है तो वो एक काम करेंगे, हमारे सिलेबस का चैप्टर देखेंगे, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, फिजिक्स का, इस चैप्टर को यूट्यूब से रैंडमली पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लानिंग सिस्टमेटिक नहीं है। सही तरीका ये होगा कि चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में आप ब्रेकअप करें, फिर एक एक पार्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उस एक एक पार्ट के ऊपर फोकस करके आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है, आप सर्च करके उस कंटेंट को स्टडी कर सकते हैं। और फाइनली जब टेस्टिंग की बात आती है तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट के ऊपर प्रॉपर्ली अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन
आज हमारे कंट्री में कई अलग अलग लेवल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो काफी लो कॉस्ट है, विच वेरीज फ्रॉम 1000 रुपीज टू 5000 रुपीज, जो कि एक अफोर्डेबल लिमिट में होती है। तो उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके स्टूडेंट अपनी टेस्टिंग प्रॉपरली कर सकता है। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉलेज का है, वो सिस्टमेटिक चैप्टर को ब्रेकअप करके यूट्यूब से आप लेक्चर्स स्टडी कर सकते हैं। अपने डाउट्स भी यूट्यूब के लेक्चर्स में ही आप पूछ सकते हैं, तो कंटेंट ऑथर्स आपको रिप्लाई करते हैं। इंडिया में बहुत टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि यूट्यूब पे आपकी क्वेरीज को लगातार रिप्लाईज करते हैं, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आफ्टर दैट फॉर टेस्टिंग जरूर आपको थोड़ा सा नॉमिनल स्पेंड करना पड़ेगा, और वो अच्छा भी है। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इंटरनेट पे जो फ्री टेस्ट सीरीज है उनकी तरफ जाएं, क्योंकि वो या तो प्रमोशनल हैं या इस लेवल की हैं कि वो कॉम्पिटेंस लेवल पे नहीं है। सो वो एक नॉमिनल अमाउंट स्पेंड करके टेस्ट सीरीज की तरफ स्टूडेंट जा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल शेप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं एक जरूरी बात यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बहुत जो जीवन में कुछ पा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब सोसाइटी को वापस देना चाहिए। आशीष जी उनमें से एक हैं। आशीष जी ने अपने हजारों वीडियो, लगभग 6500 से ज्यादा वीडियोस physicsgalaxy.com जो आपने बनाई है वेबसाइट, उस पर सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और लगभग 228 देशों में वो वीडियोस देखे जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उनसे लाभान्वित हो चुके हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा आशीष जी की इस भावना के लिए कि सोसाइटी को उन्होंने फ्री में इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी है। हालांकि मैं समझ सकता हूं उन वीडियोस को बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे खर्च होते ही होंगे, लेकिन इस भावना के लिए आशीष जी के लिए जोरदार तालियां। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल। Sir, I'm Saksham and I wanted to ask how many hours of our daily schedule should we devote to physics specifically for the purpose of physics Olympiad? जी, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट की ही है। मैं चाहूंगा संक्षिप्त में जवाब। सो टू द पॉइंट जो सक्षम का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड, सो फॉर वेदर इट इज IIT JEE और फिजिक्स ओलंपियाड, मैं टू द पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ उतना टाइम देना है जब आपको वो सेटिस्फेक्शन फील होने लगे कि वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जो मैंने आपको गाइड किया था कि चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करें और हर पार्ट पे जब आप टाइम देना शुरू करें तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सिलेबस का कंप्लीशन, और उतना ही टाइम दीजिए जहां पे आपको कंफर्ट फील हो और सेटिस्फेक्शन फील हो। कोई थंब रूल या फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं टू द पॉइंट यही कहूंगा कि जहां आपको कॉन्सेप्ट सेटिस्फेक्शन फील होने लगे या खुद की पीठ थपथपा सकते हो, हाँ मेरे समझ में आ गया, आप वहां पे उसको बस करके अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप कर लें और तब तक ना रुकें, चाहे वो 1 वीक हो, 1 महीना हो या कुछ 6 महीने का टाइम लें, जब तक कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेते। पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे जरूरी है। कई स्टूडेंट फिजिक्स ओलंपियाड की वजह से फिजिक्स ही फिजिक्स करते रहते हैं और केमिस्ट्री मैथ्स को बैलेंस नहीं कर पाते, वो जेई में नुकसानदायक रहता है। आप जेई की प्रिपरेशन में तीनों सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग करें और सेटिस्फेक्शन के लेवल तक ही दें, उससे ज्यादा टाइम ना दें। क्योंकि मैं एक और कंक्लूडिंग पॉइंट कहना चाहूंगा कि IIT JEE बहुत टफ एग्जाम नहीं है। आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं और सेटिस्फाइड लेवल पे चलते हैं तो आप कभी स्ट्रेस डेवलप नहीं करेंगे। जी, अगला सवाल। सर, आई एम कृतिन। मैं पूछना चाह रहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो प्रेशर बिल्डअप होता है और उसकी वजह से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उन पे कैसे ओवरकम करें। कृतन, आपका क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा कि जिस दिन एग्जामिनेशन आता है वो भी कैरियर एग्जाम, उससे एक दिन पहले आपको बहुत हाई प्रेशर होता है कि कल का दिन मेरी आने वाली लाइफ या आने वाले 1 या 2 डिकेड्स डिसाइड करने वाला है। बहुत हाई प्रेशर में आप रहते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में प्रेशर को रिलीज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन और ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रेशर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर प्रिपरेशन। क्योंकि जहां चैलेंजेस हैं वहां स्ट्रेस हो गई। मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, जो आपका क्वेश्चन है। तो स्ट्रेस को हैंडल करना और इन क्रिटिकल चीजों को बैलेंस करना, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इटरेट करना सीखें। आप
हर एग्जाम को एनालाइज करें कि किन किन क्वेश्चंस में, कई बार होता है जो आपने सिली मिस्टेक की बात करी, इजी क्वेश्चन भी बेवकूफी की वजह से गलत हो गए। सो हर एग्जाम के बाद उस एग्जाम को एनालाइज करें, जो आपने गलती करी उस गलती को लिखें। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उस गलती को समझ लेते हैं, हाँ मेरे से छोटी सी गलती हो गई, और उसको छोड़ देते हैं। आप उसको छोड़ने की बजाय उस गलती को नोट करें कि मैंने 2+2 को 5 लिखा था। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे अपनी हर सिली मिस्टेक जो आपने करी है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्रेन में वो चीजें इंप्रेस होंगी, और उस कॉपी को जिसमें आप अपनी गलतियों को नोट कर रहे हैं, वो अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और टाइम के साथ आप पाएंगे कि आपके ब्रेन का सिंक्रोनाइज्ड प्रिपरेशन लेवल ऐसा हो गया है कि वो मिस्टेक दोबारा कभी नहीं होगी। सो मिस्टेक्स को इग्नोर करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है, और हमारी ह्यूमन हैबिट होती है कि छोटी मिस्टेक्स को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि वो छोटी सी मिस्टेक थी। तो मैं एक ही लाइन में मैसेज देना चाहूंगा कि हर मिस्टेक को आप, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, एक डायरी में नोट करना शुरू करें, मिस्टेक डायरी के नाम से बनाएं, और उसको पीरियोडिकली रिवाइज करें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक सी जानकारी आपने दी है। जो चूक हम सभी से हो जाती है कि अपनी गलतियों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अपनी गलती का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और आज से कम मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि मिस्टेक डायरी आज से ही शुरू कर दूंगा। आप भी ये प्रण लीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ देखिए। मिस्टेक्स की बात अब चली है तो बहुत सारी मिस्टेक्स अब सामने आ रही हैं। हर महीने लगातार आउट ऑफ प्रेशर बच्चे सुसाइड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पूरा परिवार जो एक सपना बुनने की कोशिश करता है वो चूर चूर हो जाता है, और एक जान से हम हाथ खो बैठते हैं। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें जिससे कि ये रुके। कहाँ गलती है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? पुनीत जी, एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट करियर। तो जो बचपन से बच्चे के मन में चीजें रहती हैं कि मुझे बड़े होके ये एक्स बनना है, मुझे उस करियर ऑप्शन की तरफ जाना है, तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है या एक मिस्टेक है कि पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है या इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है, XYZ जो भी डायरेक्शन में जाके कुछ बनना चाहते हैं, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कभी भी पेरेंट्स इस डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाते कि वो बनने का सही रास्ता क्या है। अगर हमको सही रास्ता नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग में देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे मान लीजिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ क्या तरीका है। मेरा फ्रेंड है वो IIT की तैयारी कर रहा है, क्योंकि IIT से अगर कंप्यूटर साइंस करूंगा तो मेरा करियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे, तो मैं तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप करिए, और एक तरह से पेरेंट्स को ये फील होता है कि हम बच्चे जो चाहते हैं उनको फ्रीडम दे रहे हैं करने की, और यहाँ पे खुद का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, और सही रास्ता है या नहीं इसका जजमेंट नहीं रहता। और धीरे धीरे जब ये रियलाइज होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से कि वो बच्चा या तो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया या उतनी स्टडी कैपेसिटी नहीं दे पाया, जितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो खुद के ऊपर भी एक फॉल्स ईगो डेवलप होता है कि मैंने सबको बोला था मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे दिख रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो नेगेटिव फॉल्स ईगो एटीट्यूड है, ये आपके अंदर एक डिप्रेशन का माहौल बना देता है, चाहे वो IIT हो या कोई भी करियर ऑप्शन हो। आप उसके बाद पूछने में भी झिझकते हैं, और पेरेंट्स को इस बात का पता एक्चुअली नहीं चल पाता कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का उस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायलॉग की कमी एग्जैक्टली। और इस स्टेज में स्टूडेंट खुल के बोल नहीं पाते, उनको बस ये दिख रहा है जो मैंने सोचा था वही कर रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, जबकि अपने एम तक पहुंचने के इतने सारे डाइवर्सिफाइड पाथ होते हैं। अगर उनकी अवेयरनेस की तरफ जाएं, इतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साइंस में ही आज एक मिसकॉन्सेप्शन, मैं वही मिस्टेक की बात करूंगा, बन गया है कि आपने अगर साइंस ले लिया तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही अच्छे करियर ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। उनके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती है, लेकिन लैक ऑफ राइट डायरेक्शन की वजह से आप एक तरफ रह जाते हैं, और पेरेंटल प्रेशर आपको क्या करता है, बोलने नहीं देता, और मन में वो भावना डेवलप होती चली जाती है कि आपके सामने एक ब्लैंक सिचुएशन आ जाती है, और उसके बाद ऐसी फीलिंग्स की एस्केपिंग टेंडेंसी या सुसाइड, इस तरह की चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बड़ा मैसेज
मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स को बच्चों को यंग एज से, अर्ली चाइल्डहुड से 5th-6th क्लास ऑनवर्ड बच्चों के साथ खेल खेल में ही जो उनका इंटरेस्ट है वो देखें और उस इंटरेस्ट की तरफ जाने के रास्ते भी ढूंढें, क्योंकि जब तक राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक उस करियर तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ऑप्शंस बनाने, अगर मैं ऐसे चलूंगा और अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास ऑल्टरनेट पाथ यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वापस पीछे जाके जाना है। बीच में आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर फ्लो चार्ट होता है। इस जगह पहुंच गया, मैं आधे सेशन तक आ गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है और ये नहीं कर पा रहा हूं, तो आप वहां पे ऑल्टरनेटिव पाथ चूज कीजिए। ऑल्टरनेटिव पाथ डजंट मीन कि पूरा पीछे जाके वापस से कोई रीस्टार्ट। इन बिटवीन भी आप जा सकते हैं। इन बिटवीन भी आप जा सकते हैं, बट उसके लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं होते, क्योंकि उनके लिए पहली बार है, फर्स्ट टाइम दे आर प्रिपेयरिंग। सो पहली बार में कभी कोई गलत नहीं होता है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर यही लास्ट बार है। वो फीलिंग जितना जल्दी हो सके मन से अगर बाहर निकले कि हर जगह बीच में से ब्रांचिंग क्रिएट करना अगर सीख जाएंगे बच्चे, तो रास्ते इतने होते हैं कि ब्लैंक वाली तो स्टेज आई नहीं है। ब्लैंक स्टेज के साइड में हमेशा एक रास्ता होता है, तो उस रास्ते को ढूंढने का आर्ट आना चाहिए, वो एक सबसे बड़ी चीज है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सामने आई है कि डायलॉग की कहीं ना कहीं कमी है। पेरेंट्स अक्सर समझाने के चक्कर में रहते हैं। हमें लगता है हमें समझने की ज्यादा जरूरत है। शुरुआत से ही डायलॉग रखें, बच्चे के जो नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें समझें और उसके मन में क्या चल रहा है उसे जान लेना लगातार जरूरी है। उन रास्तों की खोज लगातार होती रहनी चाहिए जिन रास्तों के जरिए आगे आप अपना एम या गोल को अचीव करेंगे। ऑप्शन प्लान हमेशा तैयार रखें और इसमें स्टूडेंट का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपने दोस्तों से अपने मन की बात करते हैं, खुल के बातें करते हैं, वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ में भी खुलकर बातें करें। और खास तौर से मैं फादर को यहाँ कहना चाहूंगा, मदर तो हमेशा अफेक्शनेट होती ही है, एक राइट एज तक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। राइट अमाउंट ऑफ लव इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एक बैलेंस एनवायरमेंट घर में रखें, नेगेटिविटी से दूर रखें। जितना हम अंदर की यात्रा में रहेंगे इन्वॉल्व, उतने ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ। हेलो सर, माय नेम इज चित्रांग। मुझे आपसे पूछना था कि फैमिली मेंबर्स की हमसे काफी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और उनके कारण पीयर प्रेशर काफी बिल्डअप हो जाता है, तो उसको हैंडल कैसे करें? बेटा, ये भी एक हर घर की पॉइंट है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। और जो अभी पिछले पॉइंट पे हमने बात करी, आपकी खुद से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि मैं अब ये कर सकता हूँ, एक मुकाम हासिल किया है तो अगला मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो यहाँ बहुत क्लियर पॉइंट है एक मैच्योर लेवल के ऊपर कि आप प्रैक्टिकल बने। प्रैक्टिकल बने से तात्पर्य या मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उस पे सिर्फ ये ध्यान रखें कि मुझे जो करना है उस पे अपने कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने हैं और इटरेशन का ध्यान रखें। इटरेशन का मतलब है आपने कोई भी काम करा उसको मेजर करें। आप जब देखेंगे कि मैंने ये किया है और उसमें ये चीजों में गड़बड़ हुई है और ये सही हुई है, तो सही चीजों को अलग करें और जो गड़बड़ हुई है, अपनी मिस्टेक डायरी की हमने बात की, उसको नोट करके दोबारा जब अगली स्टेप पे जाएं तो उन चीजों का ध्यान रखें। और जहां आप मेजर करते हुए चलेंगे और आप कॉन्शियस चलेंगे तो क्या होगा कि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर आ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक एग्जाम में एक्सेल किया इसका मतलब दुनिया के सारे एग्जाम में आप एक्सेल कर लोगे, क्योंकि हर एग्जाम, हर कंपटीशन के अंदर लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप प्रैक्टिकल रहें। जो हमको बचपन से सिखाया जाता है जब हम छोटे होते हैं कि हार जीत खेल के दो पहलू हैं। सो अगर आप अपनी पढ़ाई को भी उस खेल की तरह लेंगे तो एक्सपेक्टेशन, आज अगर इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रही है तो एक्सपेक्टेशन वहां पे भी है, लेकिन हारने से एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होती, वो और मोटिवेट करनी चाहिए आपको अगली स्टेप के लिए। सो आप हार के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड है लेकिन जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। तो अगर आप कहीं पे हारेंगे भी तो आप अगली बार के लिए रेडी रहें, उस ब्लैंक स्टेज में या उस डिप्रेसिंग लूप में ना जाएं। और ये चीज आप खुद अपने पेरेंट को भी बता सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ अपने बेस्ट लेवल पे कर रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। ये एक फीलिंग है। उम्मीद करते हैं आपको आज की चर्चा बेहद बेहद पसंद आई होगी। बच्चों के लिए ही नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी जान लेना जरूरी है कि समाज में क्या चल रहा है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है और हमारा अपना रोल क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आशीष जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम शुभकामनाओं के साथ आज दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार।